आज की क्लास शुरू करते हैं बच्चों। टुडे इज 4 दिसंबर। और 4 दिसंबर को जो चीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं दैट इज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। अब ये रिवर्स पॉलिश नोटेशन है क्या? हमने ये जो चीज़ें थी दैट इज BNF फॉर्म और सिंटेक्स डायग्राम, ये हमने पिछली क्लास में कर ली थी, दैट इज ऑन द 2 दिसंबर। और उससे पहले वाली क्लास में हमने ये दो चीज़ें कर ली थी। आज की क्लास की अगर हम बात करें तो एक नोटेशन आती है दैट इज कॉल्ड रिवर्स पॉलिश नोटेशन, जो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये होता कैसे और इसमें किस तरह से काम होता है इसको हम देखते हैं। दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम द चैप्टर नंबर 16, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ जब हम देखते हैं, ये बेसिकली कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जो ट्रांसलेटर्स होते हैं, ये किस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं, ये उन्हीं चीज़ों का पार्ट है। तो इसमें से BNF हमने पिछली क्लास में कर लिया था, सिंटेक्स डायग्राम भी हमने कर ली थी, ऐसा ही है। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डू वी हैड इनफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस? तो यहाँ तक तो हमने चीज कर ली थी। अब ये जो हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। ये किस तरह से होता है कि वी राइट एक्सप्रेशन, हम एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं। एक्सप्रेशन लिखने का तरीका क्या होता है? एक एक एग्जांपल बताओ मुझे, हाउ कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन? किसी भी एक्सप्रेशन को आप किस तरह से लिख सकते हो? हाउ कैन यू राइट एन एक्सप्रेशन? तो लिखने के मुख्तलिफ रास्ते होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम जैसे लिखते हैं समथिंग लाइक x+y। ठीक है। अब x+y हमने एक एक्सप्रेशन लिखी। अब x+y को लिखने के हमारे पास दो से तीन रास्ते हैं। ठीक है, जैसे x+y अगर हमने लिखा है तो ये चीज कहलाती है इसकी इनफिक्स नोटेशन। x+y है, इसको हम कहेंगे इसकी इनफिक्स नोटेशन, क्योंकि पहले हमारे पास वेरिएबल है, वी हैव अ वेरिएबल, और वेरिएबल के बाद ऑपरेटर है और फिर वेरिएबल है। दिस इज हाउ एन इन फिक्स रोटेशन कैन बी रिटन। अच्छा, अब अगर मैं इसी को चेंज कर दूं, एंड इफ आई राइट दीज वेरिएबल्स अर्लियर, ये वेरिएबल मैं अगर पहले लिख देता हूं और प्लस का साइन बाद में लगाता हूं, देन आई विल कॉल दिस वन एज पोस्ट फिक्स नोटेशन। पोस्ट फिक्स नोटेशन, रीजन बीइंग कि मैं ऑपरेटर का इस्तेमाल जो है वो बाद में कर रहा हूं, वेरिएबल के बाद कर रहा हूं। इसी तरह अगर मैं यहां लिखता हूं +xy, तो इस वाली नोटेशन को अब मैं कहूंगा प्रीफिक्स नोटेशन, एज आई एम मेकिंग यूज ऑफ ऑपरेटर इन द फर्स्ट प्लेस। ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन की डेफिनेशन से भी अगर आप देखो तो कहता है कि इज अ मेथड ऑफ राइटिंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हो जिसमें ऑपरेटर जो है ऑपरेंड्स के बाद आता है। ठीक है ना? तो ये आपके पास एक नोटेशन कहलाती है। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन के तीन तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अंदर आपके पास एक इनफिक्स नोटेशन होती है जिसमें ऑपरेटर बीच में ही लगता है दोनों ऑपरेंड्स के। यहाँ पे x और y दीज बोथ आर दी ऑपरेंड्स, और जो ये है प्लस है, ये आपका कहलाएगा ऑपरेटर। एंड द रेस्ट ऑफ दीज टू, x और यहां से निकलने वाला y, दीज बोथ आर कॉल्ड ऑपरेंड। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये नोटेशन हमें लिखनी होगी। समटाइम्स वी हैव बीन गिवन इनफिक्स नोटेशन, कभी हमें इनफिक्स नोटेशन दी गई होगी, हमें इसको प्री करना होगा या पोस्ट करना होगा। कभी पोस्ट दी गई होगी और हमें से प्री, या जो तीन लिखी हुई है इनमें से वाइस वर्सा करनी होगी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो कहता है कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, वाई वी यूज रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो कहता है उसकी वजह ये होती है कि रिवर्स पॉलिश नोटेशन जब हम लिखते हैं तो इसमें हमें ब्रैकेट्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज डिटरमाइंड बाय द पोजीशन नॉट बाय द पैरेंथेसिस, और इजियर फॉर अ कंप्यूटर्स टू इवेल्युएट यूजिंग स्टैक। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि इस वाले सवाल को हम स्टैक के जरिए भी कर सकते हैं, यानी रिवर्स पॉलिश नोटेशन को स्टैक के जरिए भी सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? द सिमिलर टाइप ऑफ अ क्वेश्चन कि अगर हमारे पास a+b लिखा हुआ है तो हम इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कैसे करेंगे, स्टैक के अंदर। स्टैक पे इसका सवाल भी आता है, तो इस तरह का सवाल आएगा कि हाउ यू कैन स्टोर अ वेरिएबल यूजिंग स्टैक इन रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो इसका तरीका ये होता है बच्चों कि आपको एक स्टैक गिवन होगा, यू हैव बिन गिवन स्टैक। ठीक है। आपने क्या करना होगा, अगर ये आपके पास एक्सप्रेशन है a+b, तो कह रहा है ना easier फॉर कंप्यूटर्स टू इवेलुएट यूजिंग स्टैक, स्टैक के जरिए आप एक्सप्रेशन को इवेलुएट कर सकते हो।
आपके सामने सवाल में एक स्टेबल रॉस, आपने क्या करना होगा, ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, चेक करेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि ये एक आपके सामने एक स्टैक बना दिया गया है। इस तरह से ये सवाल आता है कि स्टैक बना दिया गया है। यहाँ पे क्या होता है, तो होता क्या है यहाँ पे, अब आवाज क्लियर होगी। तो यहाँ होता क्या है कि ये ऑपरेटर पहले जाते हैं। इसका तरीका ये होता है कि जब भी इस तरह का सवाल तुम्हें दिया जाएगा तो आप ऑपरेटर पहले इसमें डालोगे, लाइक ए डालोगे, और ए के बाद फिर आप बी डालोगे। और ये जो साइन होते हैं ये हमेशा आपके स्टैक से बाहर होते हैं। तो आपने सिंपल वेरिएबल डालना होगा, यानी स्टैक के अंदर जब आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन इस्तेमाल करोगे तो आपने करना ये होगा कि आपने वेरिएबल्स को डालना होगा स्टैक के अंदर, और उसके बाद फिर आपने ऑपरेटर लिखना होगा। ये बात अभी हम देख लेते हैं। कहता है ये काम किस तरह से करता है कि आरपीएन यूजेस स्टैक टू इवेलुएट एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए हम आरपीएन का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखें तो कहता है कि आरपीएन जो है हम इस्तेमाल करते हैं किस लिए, ताकि हम स्टैक का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इवेलुएट कर सकें एक्सप्रेशन को। रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी जब भी कोई एक्सप्रेशन गिवन होगी आपको, उसको आप लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करोगे। और पुश नंबर्स ऑन टू द स्टैक, ये वो तरीका बता रहा है कि जो आपके पास सवाल आएगा। मैं आपको एक सवाल दिखा देता हूँ इसका। इसमें इस तरह से होगा कि यू हैव बीन गिवन एन एक्सप्रेशन, आपको ये एक्सप्रेशन दी जा रही है, ठीक है। और 7 - 8 + 2, ये एक एक्सप्रेशन आपको दी जा रही है। तो अब आपने किस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसको जरा समझ लो। तो 7 - 2 आपके सामने है, कैन यू सी दिस, 7 - 2 और +8। तो अब इसमें सबसे पहले आप ये वाली साइड उठाओगे, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन टू रिवर्स पॉलिश नोटेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इनफिक्स का मतलब है अपने ऑर्डर में। ऑपरेंड्स हैं और ऑपरेंड्स के बाद इसके ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, ये अपनी प्रॉपर एक्सप्रेशन की फॉर्म में मौजूद है। हमने इसको किस तरह से करना है, स्प्लिट द एक्सप्रेशन इनटू द पार्ट। हमारे पास इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी ये वाला हिस्सा मौजूद है, दैट इज 7 - 2 + 8। ये आपके सामने मौजूद है। हमने क्या करना है, हमने सिंपल जैसे 7 - 2 लिखा हुआ है आपके, तो 7 - 2 के अंदर 7 और 2 लिखने के बाद माइनस यानी ऑपरेटर बाद में ले जाएंगे। पहला काम इसमें ये करना होता है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है 7 - 2 + 8, तो जब लेफ्ट से राइट की जानिब हम जाएंगे तो हमें ऑपरेटर को बाद में करना होता है। ऑपरेटर को बाद में करना होता है और ऑपरेंड पहले लिखे जाते हैं। तो यहां पर 7 - 2 में से हमने 7 और 2 उठाया और ऑपरेटर माइनस जो है इसके बाद रख दिया। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये चीज आपने इसमें से लिख ली, 7 - 2 में से आपने 7 2 माइनस लिख दिया, एक तो ये चीज आ गई। आपके पास जो बचा वो बचा +8, जो बचा वो बचा +8। तो उसमें करना क्या होगा कि आपने पहले ऑपरेंड लिखना होगा और उसके बाद फिर आपने ऑपरेटर लिखना होगा। इस तरह से आपने एक साइड जो है वो यहाँ पे इसकी सॉल्व कर ली, डिवाइड से पहले वाली। क्या ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? ऑन द राइट हैंड साइड, मुझे चैट पे बता दो। ऑन द राइट हैंड साइड अब आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 9 - 5। तो 9 - 5 के लिए आप लिखोगे, 9 - 5 की ये चीज है, इसको आप 9 5 माइनस लिख दोगे। क्या यही काम आपने नीचे किया? क्या यही काम आपने नीचे किया? ये स्लैश से बाद वाली और स्लैश से पहले वाली और स्लैश के बाद वाली बात कर रहा हूं मैं। ये स्लैश से पहले था, ये स्लैश के बाद था। अब आपके पास क्या रह जाता है, अब आपके पास रह जाता है स्लैश। तो यहां आप देखो, तो आरपीएन के अंदर जब आपने ये लिखा पहले 70 यानी 7 - 2 - 8 प्लस, ये आपको स्लैश से पहले वाली एक्सप्रेशन मिल रही थी। 7 - 2 - 8 प्लस और 9 5 माइनस जो है वो आपको स्लैश के बाद नजर आ रही थी, ये एक्सप्रेशन।
अब ये दोनों होने के बाद फिर आपने यहाँ पर आखिर के अंदर जो चीज़ बची वो उसकी डिवीजन लगा दी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ये जो डिवीजन आपको यहाँ नजर भी आ रही है, तो दिस इज द लास्ट थिंग दैट वी कैन राइट इट डाउन हियर। क्या ये बात समझ में आ रही है कि ऑपरेटर जो है वो हमें लास्ट में लिखना होता है? इज दैट क्लियर? तो एक तो ये सवाल आता है कि आप रिवर्स पॉलिश नोटेशन के अंदर लिखते हो किसी भी इनफिक्स गिवन एक्सप्रेशन को, और फिर इसका एक और सवाल जो आता है वो आता है आपका किस तरह से, कि आप इसको स्टैक में डालते हो। तो मैं इसके दोनों तरह के आपको सवाल दिखाता हूँ और फिर हम उसी को सॉल्व करेंगे। तो ये एक तो मैंने आपको करवा के दिखा दिया, करके दिखा दिया, और बाकी फिर अब हम लोग जो है आगे पास पेपर से इसको सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक आसान सा है और समझ में आ जाएगा, तो आराम से हम इसके जो है ना 4-6 मार्क्स जो है ना इजीली हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ पास पेपर के, आगे चलते हैं। स्टार्टिंग विद मई जून 2024 का सवाल है ये। मई जून 2024, यहाँ आ जाते हैं। मई जून 2024 पेज जो पड़ेगा, पेज नंबर 5 है माजिद, पेज नंबर 5। सही है। यहाँ पे आपके सामने सवाल मौजूद है, और सवाल में आपने करना क्या है कि सामने आपको कह रहा है कि राइट द रिवर्स पॉलिश नोटेशन इन इनफिक्स फॉर्म। अच्छा, वहां जो हमने किया था वो हमने इनफिक्स से आरपीएन में किया था, ऐसे ही है जो अभी पिछला क्वेश्चन किया है। इट वाज इन द इनफिक्स और उसको हमने आरपीएन में किया था। यहाँ ऑलरेडी आरपीएन के अंदर है और हमें इसको इनफिक्स में करना है। इनफिक्स का मतलब ये है कि ऑपरेटर्स जो हैं वो वेरिएबल्स के बीच में आने चाहिए, ऐसे ही करना है। तो अब आपके पास 5 2 प्लस लिखा हुआ आ रहा है, तो इट मीन्स कि हम 5 + 2 लिख देंगे। कैसे ही है, एक क्वेश्चन आपके साथ में पहले सॉल्व कर लेता हूँ, फिर आपसे मैं खुद कहूंगा करने के लिए। तो यहाँ आपने देखना ये है कि जब इस तरह का सवाल आया है तो उसमें सबसे पहले लिखा है 5 2 प्लस। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं 5 + 2। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे हमने वहां पर किया था इसको। ठीक है, यूसुफ पहले किया हुआ है क्या? तो एक तो ये चीज आ जाएगी। अब उसके बाद अगला काम हमने क्या करना है, द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू इज 9 3 - 9 3 - तो इसका मतलब है 9 - 3 करेंगे। क्या ये बात समझ में आती है? तो 5 + 2 और 9 3 माइनस हो गया। अब इसके दरमियान कह रहा है, इसके बाद जो चीज आ रही है वो आ रही है आपके पास स्लैश, यानी इन दोनों के दरमियान जो चीज है वो क्या आएगा, स्लैश आएगा। क्या ये बात समझ में आई? यहां तक तो मैं आगे लेफ्ट से कर रहा हूं ना इवेल्युएशन। उसके बाद ये पूरी एक्सप्रेशन अगर हम गौर से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये पूरी एक्सप्रेशन 3 से होगी मल्टीप्लाई, ऐसे ही है। तो यहां पर इसको एक ब्रैकेट में डालेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई करा देंगे हम 3 से। क्या ये बात समझ में आती है? आई एम रिपीटिंग अगेन। 5 2 प्लस आ रहा था, तो 5 + 2 लिखा मैंने, तो ये मेरा 5 + 2 हो गया। ठीक है। आरपीएन जो होता है ना, रिवर्स पॉलिश नोटेशन, इसका यूज इसलिए होता है कि ये एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए यूजिंग स्टैक इस्तेमाल होती है। जब आप कंप्यूटर के अंदर एक्सप्रेशंस देते हो तो ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में सॉल्व हो रही होती है। जब भी कोई एक्सप्रेशन दी जाती है तो वो इस तरह से सॉल्व होती है। यानी कंप्यूटर इसको ऐसे नहीं पढ़ता कि 5 + 2। कंप्यूटर इसको इस तरह से पढ़ता है कि 5 है, एक नंबर आ गया, 2 है, एक नंबर आ गया, उसके बाद जो ऑपरेटर आया है। तो हमें इस तरह से इसको समझना चाहिए। मैं अगर इसकी डायग्राम से समझाऊं तुम्हें, हुजैफा, कि वो ये कहता है, देखो उसने बोला ना कि आरपीएन यूजिंग स्टैक, आरपीएन स्टैक का इस्तेमाल करता है। तो आप अगर सवाल यानी आपका कंप्यूटर एक्सप्रेशन सॉल्व करने जा रहा है और आपने लिख के दे दिया भाई A + B, तो स्टैक के एतबार से स्टैक जो उसको रीड करेगा वो करेगा A B और उसके बाद प्लस। तो पहले वो ऑपरेंड उठाता है और उसके बाद फिर ऑपरेटर उठाता है। हुजैफा बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। द नेक्स्ट वी हैव इज राइट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इन आरपीएन। इसको उल्टा करना है। अब इसको उल्टा करने के लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 7 + 3 है। इसको 7 3 प्लस लिख सकते हैं। 7 3 प्लस, एक काम ये किया मैंने, 2 × 8 है, 2 8 स्टैटिक लिख सकते हैं। लिख दिया ये। ठीक है, अब ये दोनों जो हो रहे हैं वो आपस में हो रहे हैं माइनस। कैन यू सी दैट? ये दोनों
माइनस हो रहे हैं, तो इसके आगे मैंने एक माइनस लगा दिया। क्या ये बात आपको समझ में आती है? माइनस हो रहे हैं। अब क्या रह जाता है? अब रह जाता है ये दो चीजें, दैट इज स्लैश और सिक्स। तो आपको पता है कि ऑपरेंड पहले आता है और उसके बाद ऑपरेटर आता है, तो फिर हम सिक्स लिख के आगे इसका ऑपरेटर लिख देंगे। क्या यहां तक की बात समझ में आ रही है? फाइक, फातिमा, साद, सारा, फसी, आप लोगों को ये समझ में आ रहा है? तो वी आर डिस्कसिंग दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन अर्लियर जो ज्यादा वेटेज रखते हैं पेपर में, एंड दे आर कमिंग मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो आप देख सकते हो 3 मार्क का, 2 मार्क का, 5 मार्क का सवाल है ये। और 5 के बाद मजीद अगर आप 4 मिलाओ तो 9 मार्क का सवाल है। आ जाए तो 10% पेपर का कवर कर सकता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आगे जाते हैं। इसी एक सवाल में आपके पास जो है ना, यानी इसके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हमें एक ही सवाल में यहाँ नजर आ जाएंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने बात की थी कि ये स्टैक का इस्तेमाल करता है एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। ठीक है। तो अब हम जरा चलते हैं, इसमें थोड़ा सा हमने देखना होगा कि किस तरह से आ रहा है। यहाँ पे कहता है कि वी हैव बीन गिवन दीज वैल्यूज, ए बी की वैल्यू दी गई है, ए और बी की 17 और 5, सी और डी की वैल्यू 7 और 3, ई की वैल्यू 10 दी गई है। तो वी हैव बीन गिवन दीज वैल्यूज। तो तरीकेकार ये है जनाब कि पहले आपसे कह रहा है कि ए बी माइनस, ऐसा ही है। तो एक बात याद रखना कि जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें ऑपरेटर जो है ना वो कभी भी स्टैक के अंदर नहीं आएगा। ऑपरेटर यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑपरेंड की वैल्यू हमारे पास स्टैक में जाएंगी। ठीक है। तो यहां कहता है कि शो द चेंजिंग कंटेंट ऑफ द स्टैक एज द आरपीएन। तो आपने स्टैक के कंटेंट्स बताने हैं किस तरह से रहेंगे। नाउ स्टार्ट विद मी एंड टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू डू फर्स्ट। हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पे वी हैव ए बी माइनस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, हमें ए बी माइनस लिखना है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वी आर गेटिंग इन द फर्स्ट स्टेज? तो हमें सबसे पहले ए मिलता है 17। वी आर गोइंग टू पुट द 17 हियर, हम यहाँ 17 डाल देंगे। ठीक है। तो पुश कह लो, स्टैक के एतबार से हम इसको पुश कहते हैं। तो पहले वाली स्टैक के अंदर हमने 17 डाला पहले स्टेप में, अगले स्टेप के अंदर 17 मौजूद था, और अब हमें लिखना था बी। द बी हैज अ वैल्यू 5, तो मैं यहाँ 5 प्लस कर दूंगा, 5 प्लेस कर दूंगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आती है? ठीक है। अब यहां पर अगर आप गौर से देखो, द नेक्स्ट वैल्यू आई एम गेटिंग हेयर इज माइनस। ए बी के बाद माइनस आ रहा है, तो मैं यहाँ ऊपर छोटा सा माइनस लगा दूंगा। हमें स्टैक में इंसर्ट पुश नहीं कराना होता, रादर देन हम क्या कराते हैं यहाँ पे, ऑपरेटर को उसके ऊपर लिख देते हैं। तो हमने ऑपरेटर को इसके ऊपर लिख दिया। अब जब हमने ऑपरेटर को इसके ऊपर लिखा है तो फिर अगला काम हम क्या करेंगे? ऑपरेटर तो हमने लिख दिया, अब हम क्या करेंगे? 17 और 17 में से अगर 5 जाएगा तो व्हाट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू गेट? वी आर गोइंग टू गेट 12, इजंट इट? अगर 17 में से 5 माइनस होगा तो हमें 12 मिलेगा, वो 12 हम यहाँ लिख देंगे। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये हमने 12 लिख दिया, यहाँ पे 12 लिख दिया। 12 लिखने के बाद बाकी चीजें मैं फिलहाल अभी यहाँ से सारी मिटा देता हूँ, जितना किया है उसको हाईलाइट करता हूँ। ए बी माइनस पे मैं पहुंच गया, और इसमें नेसेसरी तो नहीं है, मार्किंग में तुम्हें नेसेसरी नहीं मिलेगा, बट अमूमन जब तुम देखोगे बुक के अंदर भी सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हें इसी तरह से मिलेगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं तुम्हें दिखा भी देता हूँ, आई एम राइटिंग दिस। वैसे तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ये वाले पॉइंट्स हैं बुक से, ये भी ज़रा देख लेते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चन से समझना आसान है, डायरेक्ट कर लें, हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट मेरा मकसद ये होता है कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ बता दूँ। तो कहता है ना, वैल्यूज आर एडेड टू द स्टैक, वैल्यू हम तुमने देखा ही है, स्टैक पे डाले जा रहे हैं लेफ्ट से राइट की जानिब। वेन एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड, अगर ऑपरेटर आ जाता है तो फिर उसको हम स्टैक में ऐड नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, इट इज नॉट एडेड टू द स्टैक बट यूज टू ऑपरेट ऑन द टॉप टू वैल्यूज ऑफ द स्टैक, दैट इज द रीजन वाई आई एम प्लेसिंग ऑपरेटर्स। यहाँ तक बात समझ में आती है? तो फिर जब वो हो जाता है ऑपरेशन परफॉर्म, तो उसको आप पॉप्ड आउट कर देते हो, उसको बाहर निकाल देते हो, और फिर ये उस वक्त तक होता रहता है जब तक कि सिंगल वैल्यू एट द एंड में स्टैक के ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो यहाँ तक तो हमने 2-3 चीजें कर ली। ये इसलिए बता रहा था वहां पे कि ऑपरेटर का तुम पूछ रहे तो बता दिया मैंने। अब जरा पास पेपर की तरफ आ जाते हैं। तो ए बी सी ये तो हमने कर लिया था माइनस, अब हमारे पास आ रहा है सी डी। वी हैव गॉट, अच्छा सारा का आंसर आ गया, हाँ सारा सही आ रहा है तुम्हारा। अब हमारे पास 12 तक तो आ गया। अब सी डी की अगर हम बात करें, सी और डी की, सी डी की अगर हम बात करें, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी?
द वैल्यू ऑफ सी वी हैव इज, अच्छा 12 तो यहाँ मौजूद है ऑलरेडी, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं 12 पे। 12 के बाद सी की वैल्यू 7 आ रही है, तो आई एम गोइंग टू प्लेस 7 ईयर। 7 डाला मैंने, और 7 के बाद द वैल्यू ऑफ डी कम्स विच इज 3, तो मैंने इसके ऊपर 3 डाल दिया। समझ लो। और ये हो रहा है प्लस, द नेक्स्ट वी हैव इज प्लस। तो 7 और 3 जो होता है, इसमें मैंने प्लस डाला, तो 10 होता है। तो अगले स्टेज के अंदर तुमने 12 तो जैसा था अपनी जगह लिखा, 7 और 3 को 10 करके यहाँ लिख दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर? तो ये तो 10 तो हो गया मेरे पास। अब 10 होने के बाद, जैसे प्लस तो हो गया, प्लस होने के बाद जो अगली चीज मुझे नजर आ रही है, दैट इज मल्टीप्लाई। दैट इज मल्टीप्लाई, तो मैं 10 और 12 के ऊपर यहाँ मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, तुम लोग को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो 10 टू ज़ा कितना होता है बताना? 120। कैन आई प्लेस 120 ओवर देयर? मैं यहाँ 120 लिख दूँ? ठीक है। एक छोटा सा काम यहाँ पे ये होगा, जो मैं स्टेप मिस कर रहा हूँ उसकी वजह से ये होगा कि मेरे पास जो है ना एक स्टैक खाली रह जाएगा, वो मैं तुम्हें बता दूँ वहाँ पे जो चीज़ मैंने मिस की है। ये जो 12 के बाद 7 डाला था ना, यानी ये सारे स्टैक दिए हुए ना, इसलिए हमें इन स्टैक्स को फिल करना ज़रूरी है। तो 12 तक तो आ गया था। 12 के बाद जब मैंने सी डाला था, तो सी था 7। सही है। उसके बाद जो मुझे अगला स्टेप था ना, उसमें एक काम और करना था कि मुझे इस तरह से 12 को पीछे से उठाना था, 7 को उठाना था और 3 को उठाना था, यानी स्टेप बाय स्टेप मुझे 3 यहाँ नहीं डालना था, मुझे यहाँ पे जाके 3 डालना था। तो अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू खाली रह जाती। तो इसका भी बड़ा ध्यान रखना है हमने, कि जैसे हमने 12 के बाद 7 डाल दिया, तो अगली वैल्यू जब हम डालेंगे तो वो नए स्टैक की डायग्राम के ऊपर डालेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो यहाँ पे 3 और 7 जो है वो 10 हो गए थे, तो 12 अपनी जगह रहा था, 7 और 3 10 होके यहाँ रिजल्ट आ गया। और फिर 10 और 12 को जब हमने मल्टीप्लाई कराया था, 120 का रिजल्ट यहाँ पे आ गया था। तो ये तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमने करना क्या है, 120 अपनी जगह रहेगा, 120 को यहाँ कॉपी करेंगे, और ये होगा मल्टीप्लाई विद ई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 10, तो हम 12 के ऊपर उठा के रख देंगे 10। क्या ये बात समझ में आ रही है? रख दिया। नाउ इफ यू कुड सी, वी हैव द लास्ट वैल्यू ऑफ स्लैश 10 डिवाइड बाई ई। तो डिवाइड बाई का मतलब यहाँ स्लैश का साइन लगा देता हूँ। तो 120 को जब आप 10 से करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। सो दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ आरपीएन। तो अभी हमने स्टार्ट ही लिया है, तो आई थिंक इट टुक अस 15 मिनट्स और 20 मिनट्स टू कंप्लीट दिस टॉपिक। तो ये हमें समझ में आ गया, इसी के अंदर हमारे पास जो है ना इनफिक्स भी आ गया, आरपीएन भी आ गया, और स्टैक के जरिए भी सवाल आ गया। Now, what we are going to do now, we will keep the target to solve around 4 questions here, and the rest of the questions as the homework. तो अब हम जरा मूव करते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। If we got some new type of question, we will do it. Otherwise, I will give it to you to solve. पेज नंबर 32 के ऊपर अगला सवाल आ रहा है। मुश्किल नहीं होगा, हमने 5 वाला कर लिया। 32, यस। द क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 32 इज इन फ्रंट ऑफ यू नाउ। तो इसको मैं जल्दी से यहाँ पर मिटा देता हूँ, और फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करो। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन आया है, वी हैड ऑलरेडी डन इन द अर्ली स्टेज ऑफ अ क्लास। तो ये जल्दी से देख लेते हैं। ये 7 - 2 है, तो 7 2 माइनस इसका लिखा था। उसके बाद जो था, फिर 8 प्लस लिखना था। इस ब्रैकेट की बात करो, इस वाले की, 8 प्लस। इस वाले ब्रैकेट से 9 5 माइनस लिखना था, और फाइनल इन दी एंड जो है स्लैश का साइन आना है। थोड़ा दूर करके लिख दिया मैंने, बट ये कि ये होगा इसी तरह से। आगे चलते हैं। इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन, इवेलुएटिंग द एक्सप्रेशन के अंदर ए डी प्लस आ रहा है। ए है 6, डी इज 9। तो 6 और 9 को पहले हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। पहले 6 डाला गया, और अगले स्टेज में 6 के ऊपर 9 डाला गया, यानी जो हम वैल्यू स्टैक में डाल रहे हैं ना, वो हर अगले अलग अलग स्टेज में होगी। इट इज नॉट लाइक कि तुम यहाँ 6 डालोगे, इसके ऊपर 9 डाल दोगे, नहीं। तुम डालोगे पहले ए स्टैक में गया, उसके बाद डी मिला, तो डी को स्टैक में डाला, डी स्टैक में चला गया। उसके बाद ये हो रहा है प्लस, प्लस का मतलब है इन दोनों को प्लस करेंगे। 9 6 15 होता है, 15 यहाँ पर एक आंसर आ गया। सही है। तो 15 आंसर आ गया। 15 आने के बाद अब हमने यहाँ 15 को कॉपी डाउन किया। 15 के बाद अगली चीज जो हमारे पास पुश हो रही है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए। ए हमारे पास अगेन 6 आ रहा है, इसके ऊपर हमने 6 डाला, और 6 डालने के बाद फिर ये आ गया।
तो नेक्स्ट पोजीशन में हम फिर 15 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और उसके बाद पुश कराएंगे वैल्यू ऑफ बी दैट इज 3। ये 3 आ गया। 3 के बाद अब ये हो रहा है प्लस। प्लस का मतलब यहाँ प्लस डाल दिया मैंने ऊपर। 3 और 6 9 होता है, तो 15 यहाँ रखा और 6 3 9 यहाँ डाल दिया। ये 19 हो गया। 19 नहीं, सॉरी 9 हो गया। यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब हमें डालना है सी। तो सी की वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 7। हम दोबारा ऐसे कॉपी डाउन करेंगे, 15 लिखेंगे, 9 लिखेंगे और इसके ऊपर उठा के डाल देंगे 7, द वैल्यू ऑफ सी, जो कि हो रही है माइनस। अब ये माइनस हो जाएगी। जब ये माइनस होगी तो 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, तो यहाँ 15 आ जाएगा। और 9 में से 7 जाने पे 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? क्योंकि हमें लेफ्ट से करना होता है ना, उसने ही कहा था भाई लेफ्ट से करना है। द लास्ट वैल्यू वी हैव स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब है इसके ऊपर हम स्टैरिक लिखेंगे। 2 इंटू 15 जो होता है 30 होता है, तो वी विल गेट 30। बच्चों, कितने बच्चों का यहाँ पर आंसर सही सही आया है? सबके सब बताओ मुझे। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर हेयर? माजिद। माजिद अब तो समझ में आ गया। फातिमा, तुमने किया? क्या आंसर आया था? आर्थर। तुम बता दो भाई, तुम्हारी पिक्चर लोड हो रही है अभी। हुजैफा, फॉर बी इन गेटिंग 13, यस करेक्ट आंसर। हुजैफा का सही आ गया। माजिद का भी सही आ गया। यूसुफ का भी आ गया। शीश, साद, कहाँ पर हो बच्चों? क्लास ले भी रहे हो, जाग रहे हो? यहाँ तक ये वाला हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो है, राइट द RPN in the infix form. Infix is the very simpler one. हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, इनफिक्स वाली चीज को। अच्छा, तो अब यहाँ पर सिंपल आपने क्या लिखना है? अब आप लिख रहे हो BA इन द इनफिक्स फॉर्म के अंदर लिखनी है, ठीक है। बी है और ए है और उसके बाद सी है, माइनस है। तो इसका तरीका इस तरह से होता है कि अब आपने पढ़ना शुरू किया। बी है, ए है, अब यहाँ पर तो ऑपरेटर नहीं मिल रहा ना। ऑपरेटर मिल रहा है ए सी के बाद माइनस पे ऑपरेटर मिल रहा है। तो पहले ए सी माइनस होगा। इसको जरा समझ लेना ये कैसे होगा। कि अब आप सोचो कि पहले हम जो है वो बी ए सी कुछ कर दें, तो ऐसा हो नहीं रहा ना। हमारे पास बी और ए आ रहा है, लेकिन उसके बाद ऑपरेटर आ ही नहीं रहा था कहीं। देयर इज नो ऑपरेटर है। तो अब हम आगे बढ़े और हमने देखा कि यार ए सी के बाद ऑपरेटर आ रहा है माइनस। तो अब हम लिखेंगे ए माइनस सी। तो पहले हमें ये चीज मिलेगी। अब आ रही है बात समझ में, ए माइनस सी। अब मिल रहा है हमें प्लस। प्लस मिल गया, प्लस हो गया। और प्लस किसके साथ होगा? ये जो हमारे पास रह गया अभी इसके साथ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये इस तरह से हमारे पास एक समझ लो ब्रैकेट हो गया, क्योंकि हमें इसमें ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती ना। हम सिंपल सिंपल ऑपरेंड लेते हैं, दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर मिलना चाहिए। तो हमें यहाँ पे DB प्लस, दो ऑपरेंड के बाद एक ऑपरेटर मिल रहा है, तो DB प्लस का मतलब ये है कि D प्लस बी। क्या ये बात समझ में आती है? D प्लस बी। ये बात आ रही है समझ में? अब आपको नजर आ रहा होगा कि D प्लस बी के बाद ये आ रहा है मल्टीप्लाई। इसका मतलब है कि ये वाली एक्सप्रेशन और ये वाली एक्सप्रेशन आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई। कैन यू सी दैट? मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई होने के बाद लिखा हुआ आ रहा है सी और उसके बाद है स्लैश, दैट इज डिवाइड। तो इसका मतलब है डिवाइड बाय सी। ये इस तरह से हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई बच्चों? बताना मुझे। ए माइनस सी प्लस बी इंटू डी प्लस बी डिवाइड बाय सी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे, यहाँ सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये भी हो गया। आगे मैं आप लोगों के जरा चैट्स पढ़ लेता हूँ और फिर हम अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ठीक है, सारा को सब समझ में आ गया। हुजैफा की एक्सप्रेशन ए माइनस सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी प्लस बी बाय सी। इसमें ब्रैकेट जरूर लगाना, ठीक है। क्योंकि हम ब्रैकेट हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अब जब वापस आ रहे हैं तो फिर हमें लगाना पड़ेगा। सर, डज द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स मैटर? हाँ, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हो ना, तो अरेंजमेंट मैटर करेगी। यस, अरेंजमेंट विल मैटर। क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पे जो पहले आया उसी को लिखोगे। अगर बी सी प्लस है तो इसका मतलब है बी प्लस सी ही लिखोगे। और माजिद कहता है कि सर ये बी माइनस ए और नहीं होगा। माजिद, अगर तुम्हारे सवाल को सामने रखते हुए मैं से हाईलाइट करके बताऊं,
तो मुझे बताओ बी ए के बाद कोई ऑपरेटर आ रहा है? नहीं आ रहा। ऑपरेटर जो आ रहा है वो आ रहा है सी के बाद, तो बेसिकली ए सी माइनस आ रहा है। तो यहीं से हमें समझ में आ जाएगा ये ए माइनस सी है। ठीक है, यहीं से हमें समझ में आ जाएगा, यानी एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन जब होती है तो हमें ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर ढूंढना पड़ता है। तो ऑपरेंड के बाद ऑपरेटर मिल रहा है ए सी माइनस, दैट इज ए माइनस सी। फिर उसके बाद जो प्लस आ रहा है वो लगेगा, और उसके बाद जो रह गया था ऑपरेंड वो लगा देंगे। ये इस तरह से चलेगा। बताना माजिद, आ रही है बात समझ में? शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? तो एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, आरपीएन के अंदर बनानी है। 5 2 माइनस, तो 5 2 माइनस का मतलब है कि 5 - 2 हो जाएगा, एक बात। 5 4 प्लस का मतलब है 5 + 4 हो जाएगा, दूसरी बात। स्टैरिक लग रहा है तो इसका मतलब है इन दोनों के दरमियान स्टैरिक लग जाएगा, और ये चले जाएंगे अपने अपने ब्रैकेट्स के अंदर। फिर उसके बाद 9 आ रहा है, और 9 के बाद आ रहा है स्लैश, तो इसका मतलब है स्लैश लग के 9 हो जाएगा। आप लोगों को उम्मीद है ऐसे ही आया होगा। ठीक है, ये तो बआसानी तुम लोग सॉल्व कर पा रहे हो। थोड़ा सा जो चैलेंज आ जाता है वो ये आता है कि ये जो स्टैक के अंदर वैल्यूज डालनी होती है, उस स्टैक की वैल्यूज हमें सही डालनी होती हैं। ठीक है, सो स्टैक के हिसाब से शो हाउ द कंटेंट ऑफ द फॉलोइंग स्टैक विल चेंज एज आरपीएन एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड इन द अपर पार्ट। ठीक है, यहाँ पर सिंपल इवेल्युएट करना है। सो द फर्स्ट थिंग यू कैन सी इज के 5 जा रहा है, 2 जा रहा है, माइनस जा रहा है, ऐसे ही है। मैं ऊपर वाले हिस्से को पहले मिटा देता हूँ और फिर हाईलाइट करके बताता हूँ। 5 2 माइनस, तो इसका मतलब है ये 5 गया, ठीक है पहले। फिर उसके बाद 5 के बाद 2 गया और वो हुआ माइनस, ऐसे ही है। तो 5 - 2 होके 3 पहुंच गए हम यहाँ पे। एक काम हो गया हमारा। हाईलाइटर मिटाते हैं, अगले हाईलाइटर पे जाते हैं, दैट इज 5 4 प्लस। तो फिर आएगा, अब हमें 5 4 प्लस का मतलब है पहले 5 डालना है, फिर 4 डालना है, और उसको प्लस करना है। तो 3 तो अपनी जगह पड़ा हुआ था, तो अब हम यहाँ पर किस तरह से जाएंगे? ये 3 तो अपनी जगह दोबारा कॉपी होगा, इसके बाद डलेगा 5। ये 5 डल गया। फिर इसी तरह ये 3 और 5 कॉपी हुआ, इसके ऊपर डलना था 4, यहाँ देख लो ये 4 डला हुआ है। ये 4 हो रहा है प्लस 4 और 5 9 होते हैं, 3 के ऊपर 9 आ जाएगा, ये डल गया 9। ये हमारे पास 9 डल गया यहाँ पे। अब है, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद जो आ रहा है वो आ रहा है स्टैरिक। स्टैरिक का मतलब है ये मल्टीप्लाई होगा। स्टैरिक का मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, तो 3 9 * 27। यहाँ आ गया हमारे पास 27, ये 27 अपनी जगह आ गया। फिर इसी 27 को कॉपी करेंगे, और उसके बाद आएगा 9 जो कि इसके ऊपर रखा जाएगा। और 27 और 9 से डिवाइड, यानी 9 इज डिवाइडेड बाई 27 होगा बेसिकली। तो 27/9 जो है वो हमारे पास 3 आ जाएगा। क्या इस तरह से हुआ है आप लोगों का? क्या इसी तरह से आप लोगों ने किया है? तो आई गॉट आंसर फ्रॉम मोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे हैव डन इट सेम। ये तो हो गया तुम्हारे पास। अब जो बात माजिद के सवाल के ऊपर मैंने तुम्हें बुक से बताई थी ना, वो आंसर यहाँ लिखना है हमें। वही आंसर हमने यहाँ पे लिखना है कि एक्सप्लेन हाउ स्टैक कैन बी यूज्ड टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन। स्टैक कैसे इस्तेमाल होगा एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। तो देखो, कभी कभी बुक बड़ी इंपॉर्टेंट काम आ जाती है। तो बुक के अंदर ये देखो, ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आई हैव शेयर्ड अ स्क्रीन नाउ, जस्ट अ मोमेंट, द स्क्रीन इज गोइंग टू बी अपेयर ऑन योर स्क्रीन एज वेल। आ गई? टू इवेलुएट द एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक। So these 3 points, the same 3 points you are going to copy down, है ना? अब उसमें पहली बात तो तुमने याद रखनी है कि जो वैल्यू होगी वो स्टैक में ऐड होती रहेगी लेफ्ट से राइट की जानिब, बारी बारी। द वैल्यूज आर एडेड टू द स्टैक। आई एम रीडिंग पॉइंट नंबर 1, कि जो वैल्यू है वो ऐड करते जाओगे स्टैक के अंदर लेफ्ट से राइट की जानिब। ये पहला पॉइंट है जो मैंने रीड किया है, यही इसमें डलेगा। ठीक है, एक बात आ गई। फिर इसी तरह उसने बताया कि जब आपके पास कोई ऑपरेटर आता है तो आप ऑपरेटर इनकाउंटर्ड होने के बाद उसको आप पुश नहीं करोगे, बल्कि उसको टॉप पे रखोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर गिवन है, ये बातें मैंने बता दी थी आपको। अब हम इसको लिख लेते हैं कि ये किस तरह से लिखनी है। तो इन सिमिलर वे वी कैन राइट इट डाउन। आई हैव गॉट आंसर फ्रॉम यूसुफ एज वेल, दैट्स करेक्ट एज वेल। तो अब हम यहाँ लिखना शुरू करते हैं कि इवेल्युएट द आरपीएन एक्सप्रेशन। इवेल्युएट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इवेल्युएट आरपीएन एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला पॉइंट तीन में से लेफ्ट से राइट की तरफ करोगे। फिर उसके बाद एलिमेंट पुश किए जाते हैं, तो फिर आप यहाँ लिख सकते हो कि पुश ईच एलिमेंट ऑफ आरपीएन
एक्सप्रेशन, आरपीएन एक्सप्रेशन का जो ईच एलिमेंट है उसको आपने स्टैक में डाल देना है। तो ऑन टू द स्टैक, इसको आपने स्टैक पर डाल देना है इन ऑर्डर, इस ऑर्डर में जब तक ऑपरेटर ना आ जाए, until an operator is reach, तब तक जब तक के ऑपरेटर ना आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? दिस इज द सेकंड पॉइंट। और पॉप द लास्ट टू एलिमेंट्स, फिर जो लास्ट टू एलिमेंट्स है उसको पॉप करेंगे। पॉप द लास्ट टू एलिमेंट्स, पॉप द लास्ट टू एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक। जब आप एक्सप्रेशन इवेलुएट करोगे ऑपरेटर आ जाएगा तो उसको पॉप भी करना होगा ना। तो पॉप द लास्ट टू एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टैक, वो ये कहना चाह रहा है पहली बात कि जब एलिमेंट आएगा तो उसको आप पुश कराओगे, ये बात उसने बताई थी। पुश कराने के बाद उस वक्त तक पुश कराओगे, मैं बात कर रहा हूँ ऊपर वाले सवाल पे। तो लेट द स्क्रीन एंड द चेंजेस कम टू योर स्क्रीन एज वेल। यहाँ मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पास 5 को मैंने पुश कराया, फिर उसके बाद 2 को पुश करा दिया। उसने कहा ना पुश उस वक्त तक कराना है जब तक कि ऑपरेटर ना आ जाए। तो पहले वाले कॉलम में 5 है, दूसरे वाले में फिर हम 2 को पुश कराएंगे। तो आपने दूसरे वाले इसमें 2 को पुश करा दिया। सेकंड कॉलम को देखो, और उसके बाद फिर आपने मजीद पुश इसलिए नहीं कराया कि आपके पास यहाँ पे 2 के बाद जो है वो माइनस होना लिखा था। तो फिर आप जब ऑपरेटर आ जाएगा, जब ऑपरेटर इनकाउंटर्ड हो जाएगा, तो फिर आप उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे। ठीक है ना? तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको बता दी। तो ये हमने देख लिया। तो पॉप द लास्ट टू एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक, स्टैक में से आपने लास्ट टू एलिमेंट्स को पॉप करा दिया एंड अप्लाई द ऑपरेटर, और फिर ऑपरेटर से कैलकुलेशन परफॉर्म करवा दी। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अप्लाई दी ऑपरेटर। ये 3 मार्क तो इसके बन गए। बाकी 2 मार्क और मार्किंग में ऐड हैं, जैसे पुश द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑन टू द स्टैक। फिर जो रिजल्ट है वो स्टैक में डाला जाता है। अब ज़रा 3 मार्क के लिए लिखना था, 3 मार्क तो पूरे हो गए। बट चलो मैं इस पूरे स्टेप को डिस्क्राइब कर देता हूँ कि जब हमारे पास हो जाती है कैलकुलेशन तो उसके रिजल्ट को आप दोबारा से पुश कराते हो स्टैक में। तो अगर आप देखो, दैट इज द थर्ड कॉलम देख लो। थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम के अंदर 5 2 माइनस हुआ है। सेकंड कॉलम में 5 2 माइनस हुआ था, तो 5 में से 2 गया तो 3 आया। तो जो उसका रिजल्ट है वो आपने थर्ड कॉलम में डाला है, ये आप स्क्रीन पे देख लो। तो उसके बारे में यही लिखा हुआ है कि द पुश द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ऑन टू स्टैक, स्टैक के अंदर डाल दिया। और आखिर में एक बात आप ये लिख सकते हो कि ये प्रोसेस रिपीट हो सकता है जब तक कि एक्सप्रेशन इवेलुएट ना हो जाए, जब तक कि एक्सप्रेशन इवेलुएट ना हो जाए। ठीक है। सो आखिरी चीज जो मैं यहाँ लिख रहा था कि रिपीट द प्रोसेस द होल एक्सप्रेशन until the whole expression is evaluated। तो हमारा काम तो वहाँ 3 पॉइंट्स में हो गया था, बट जो 5 पॉइंट्स थे उसके पूरे वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं, तो वो आपको स्क्रीन पे अभी नजर आ जाएंगे। ये आ गए, रिपीट द प्रोसेस अंटिल द होल एक्सप्रेशन इज इवेलुएटेड। क्या यहाँ तक कि आपको बच्चों सारी बातें समझ में आ रही हैं? बताना मुझे। इज दैट क्लियर टिल हियर? तो ये पूरा एक सवाल आ गया। अभी ज़रा जल्दी से मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। हम 87 पे थे, 87 हमने मुकम्मल किया। 101 पास पेपर का, पास पेपर्स 101, 108, 124, 137, 151, 231, 286, 315, 363, 440, 462 और आखिर में 484।
तो ये आपका असाइनमेंट है जो आपने करना है। ठीक है, ये मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है। ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, ताकि अगर इसमें कोई आपकी क्यूरी वगैरह हो तो हम इसको डिस्कस कर लें, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक की सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है, कल मेरी क्लास है, आई विल ट्राई कि तुम्हारी क्लास भी कोई 4 to 5 या 3 to 4 में मैं कर लूँ। तो मैं अभी ज़रा क्लास से पहले दूसरी क्लास से जो है ना कंफर्म कर लूँ उसको मैंने क्या टाइम दिया है। तो आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली 3 to 4 या 4 to 5 में कल आपकी क्लास करूँगा मैं, ठीक है। तो हम उसके अंदर कोई नया टॉपिक देखेंगे। अगर आपकी कोई क्यूरीज हुई तो ठीक है, और अदरवाइज जो है रेफरेंस ऑफ दिस पाप, यार रेफरेंस थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आर्थर। और ये है कि ये डॉक्यूमेंट तो है ना तुम्हारे पास, तुम आरपीएन कंट्रोल F करके आरपीएन लिख देना। जैसे ही लिखोगे तो ये पेजेस आ जाएंगे, तो वहां से तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा। अभी मैं करने बैठूंगा तो मुझे ज़रा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो फाइल मैंने ग्रुप पे शेयर की भी है, उसमें कंट्रोल F करके आरपीएन डाल देना और फिर हो जाएगा। ठीक है, स्टैक फिल करने का आप रिकैप दे सकते हैं। फातिमा, अभी तो हमने 2-3 सवाल सॉल्व किए हैं, क्या उससे बेहतर हुआ है या मैं दोबारा रिकैप कराऊं, बताओ। ये क्लियर हो गया है? तो आप लोगों को समझ में आ गया तो यू गाइस कैन लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अगली क्लास में मिलते हैं। किसी का कोई सवाल है तो वो रुक जाओ, रेस्ट यू पीपल आर अलाउड टू लीव, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।